हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कृष्णा जॉब एकेडमी। इससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि हम हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट किए थे और हिस्ट्री में हम मॉडर्न हिस्ट्री को लेके चल रहे थे। ठीक है, तो हम मॉडर्न हिस्ट्री में इससे पहले मेरा 8 से 9 क्लास हो चुका है पहले का। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री को चालू किए हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में 8 से 9 क्लास मैंने पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैं भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, मेरा टॉपिक था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। इस टॉपिक को मैं चला रहा था, जिसमें था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार में पहला फेज में था वाणिज्यवाद, फिर दूसरा में औद्योगिक साम्राज्यवाद और तीसरा में वित्तीय साम्राज्यवाद, फाइनेंशियल इम्पेरिज्म। ठीक है, तो जिसमें हमने वाणिज्यवाद को बहुत अच्छे से डील किया था, उसमें क्या असर पड़ा था, वाणिज्यवाद क्या होता है, उसकी मान्यता, उसका इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ा, उसमें क्या प्रोडक्शन था, इंटरनल मैटर क्या था, एक्सटर्नल मैटर क्या था। वाणिज्यवाद में जितनी सारी जानकारी थी सारी मैंने एक एक करके पीछे पीछे की क्लास में मैंने दे चुका हूँ। ठीक है, और उसके बाद आती है औद्योगिक साम्राज्यवाद। तो औद्योगिक साम्राज्यवाद में भी जितनी सारी जानकारी थी मैंने एक 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 करके टॉपिक बाय टॉपिक मैंने सारे जानकारी को, जितने भी डाउट्स थे मैंने सारे डाउट्स को क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, 2 से 3 क्लास एक एक में, वाणिज्यवाद में भी 2 से 3 क्लास लगाया गया है, औद्योगिक साम्राज्यवाद में भी 2 से 3 क्लास लगाया गया है। और वित्तीय साम्राज्यवाद अभी का जो टॉपिक मेरा चलेगा वो चलेगा वित्तीय साम्राज्यवाद। इसका भारत पे क्या असर पड़ा, वित्तीय साम्राज्यवाद का क्या इफेक्ट पड़ा, जैसे भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। अभी के जैसे मैं जो स्लाइड लगा चुका हूँ वह है फाइनेंशियल इम्पेरिज्म, वित्तीय साम्राज्यवाद, भारत पर इसका प्रभाव। तो आज हम इसी फेज को लेके चलेंगे और इसी से जितनी भी सारी जानकारी होगी वो हम आपको देंगे। एक एक टॉपिक वाइज मैं आपको डील कराऊंगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री इस प्रकार से आप पढ़ लीजिएगा कि आपको पीसीएस, यूपीएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, एसआई, आपको कोई भी एग्ज़ाम में कोई कठिनाई नहीं होगा। और इससे पहले मैंने जितने भी सारी क्लास बता चुका हूँ वो प्लेलिस्ट में है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कृष्णा जॉब एकेडमी पे प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें फ्री हिस्ट्री क्लास है, तो आप उसको टॉपिक वाइज करके एक एक करके देख सकते हैं, एकदम सीरियल वाइज है। मॉडर्न हिस्ट्री अभी हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा वित्तीय साम्राज्यवाद, फाइनेंशियल इम्पेरिज्म। ठीक है, तो हम चल देखते हैं। तो पहले अभी हम देख लेते हैं वित्तीय साम्राज्यवाद ने भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो एजुकेशन पे इसका प्रभाव पड़ा, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब पे क्या पड़ा, इसका भारत पे प्रभाव पड़ा। तो अभी अभी का जो मेरा मेन टॉपिक होगा उसको हम कवर करेंगे। ये हम बैक के क्लास में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ। तो आज का जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीयों की प्रतिक्रिया। क्या प्रक्रिया, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो भारतीय हैं, जो इंडियंस है, उसकी क्या प्रक्रिया रही है, वो क्या भूमिका, किस प्रकार से वो उससे प्रतिक्रिया की है, क्या प्रभाव उस पर पड़ा भारतीयों पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्लास की ओर। और इससे पहले हम आपको बोलना चाह रहे हैं, यदि आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए हम चलते हैं अपने आगे क्लास की ओर। फाइनेंशियल इम्पेरिज्म 1857 से 1947 भारत पे इसका प्रभाव पड़ा था। तो इंडिया से ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, यानी कि धन का निष्कासन, वेल्थ मतलब होता है धन। ठीक है, धन का निष्कासन कहाँ, यूके में। कहाँ, इंडिया से धन का निष्कासन कहाँ हो जाएगा, यूके में। तो और इसका ये था भारत पे प्रभाव। और फिर इसका जो दूसरा फेज होगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, क्या होगा, इंडियंस का रिएक्शन, यानी कि इंडियंस का जो रिएक्शन इस फाइनेंशियल इम्पेरिज्म के प्रति, इंडियन का जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। ये क्या चाहेंगे, आंदोलन करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन करना चाहेंगे। और स्वतंत्रता आंदोलन कौन करना चाहेंगे, जब भी कोई सिस्टम में बदलाव आता है, बदलाव वही करता है जिसको उस सिस्टम से क्या हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी या कुछ कमी हो। जैसे इंडिया में जब इंडिया में ब्रिटिशर्स शासन कर रहे थे, ऐसा थोड़ी था कि पूरा इंडिया ब्रिटिशर्स का गुलाम था, नहीं। कुछ ऐसे इंडियंस थे जो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स क्या हो, इंडिया में रहे, उससे उसको क्या था, लाभ था। जैसे
लैंड होल्डर्स जमींदार जो होते, पूंजीपति ये लोग क्या थे, ये लोग चाहते थे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में रहे। क्योंकि ब्रिटिशर से इस लोग को क्या था, फ़ायदा था। लेकिन यहाँ फिर दूसरा सेकंड फेज हम देखते हैं, किसान, दस्तकार जो हाथ से यानी कि जो हाथ से सामान बनाते थे, उलेमान जंगलों में रहने वाले जनजातियाँ, उन लोग को क्या, वो लोग ब्रिटिशर्स से क्या थे, परेशान थे, यानी कि उन लोग को कहीं ना कहीं ब्रिटिशर से नुकसान सामना करना। तो यहाँ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कौन स्टार्ट करेगा, जिसको ब्रिटिशर से क्या है, दिक्कत है, जो ब्रिटिशर्स का सामना करना चाहते, बहुत सारी कठिनाइयों हो रहे। तो चलिए आज आगे हम देखते हैं क्या है, किस प्रकार से इन लोगों ने ब्रिटिशर्स यानी कि देसी रियासत जमींदार, ये लोग कैसे, इसके संबंध ब्रिटिशर्स के प्रति कैसे रहा, जिसको फ़ायदा होगा, अगर किसी इंसान को और किसी से फ़ायदा होता तो उसका संबंध क्या होगा, उसके बीच अच्छे होगा। इमेजिन कीजिए अगर मेरा कोई मित्र है, अगर उससे हमें बेनिफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो उसके और मेरे बीच में क्या संबंध होगा, अच्छा संबंध होगा। और फिर मेरा ही एक दूसरा मित्र है जिससे हमें बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो जो संबंध होगा ना वो कुछ अच्छा संबंध नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को चलिए हम डिटेल से देखते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं हम। चलिए, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीयों की प्रतिक्रिया, क्या है, भारतीयों की प्रतिक्रिया। तो ये प्रतिक्रिया क्या होगी, दो पार्टों में विभक्त होगी। क्या होगी, इसको हम दो पार्टों में डिवाइड करके देखेंगे। पहला क्या होगा, शहरी होगा, क्या होगा, शहरी, और दूसरा क्या होगा, रूरल, ग्रामीण। अब शहरी में क्या होगा, देसी रियासत आएंगे, प्रिंसली एस्टेट, फिर दूसरा आएगा जमींदार, लैंड होल्डर्स, फिर तीसरा आएगा पूंजीपति। पूंजीपति में क्या क्या आएंगे, व्यापारी आएगा, व्यापारी यानी कि जो व्यापार करता है, ट्रेडर। फिर साहूकार आएगा, यानी कि जो पैसा ब्याज पे लगाता है, वो अभी भी चलता है ब्याज पे, ऐसा नहीं है नहीं चलता है। फिर उद्योगपति यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट, ये आएंगे। फिर इसी में आएगा एक क्या आएगा, मध्य वर्ग आएगा, क्या आएगा, मध्य वर्ग, मिडिल क्लास। फिर इसमें आएगा एक मजदूर वर्ग, लेबर क्लास, क्या आएगा, मजदूर वर्ग, लेबर क्लास। और फिर जब हम रूरल आते हैं, ग्रामीण यानी ग्रामीण में आते हैं, शहरी में क्या देखिए, urban हम क्या देखें, देसी रियासत जमींदार पूंजीपति मध्य वर्ग मजदूर वर्ग। अब यहाँ आते हैं किसान में आते यानी कि रूरल में आते हैं, तो रूरल में क्या कौन सा वर्ग आएगा, तो आएगा किसान आएगा, दस्तकार आएगा यानी कि जो हाथ से सामान बनाता है, उलेमान या पुरोहित यानी कि जो मौलवी होते हैं, वो पुरोहित मतलब पंडित जी, जो पंडित होते हैं, ठीक है। इन लोगों को ब्रिटिशर से कहीं ना कहीं क्या हुआ, नुकसान हुआ, जिससे उलेमान या पुरोहितों का क्या हो गया, विशेष अधिकार क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिए थे। कि शोषण पे क्या हो गया, किसान का क्या हुआ, इन लोग का इतना ना शोषण किया कि किसान लोग क्या हुए, आंदोलन करने पर आ गए। दस्तकार इससे कम कीमत पे इसके सामान खरीद लिया करते थे, एडवांस पेमेंट दे के इसका उचित मूल्य नहीं देते थे। इन लोग भी क्या हो गए, इन लोग से भी बहुत परेशान। फिर जंगल में रहने वाले यानी कि जब इंडस्ट्रीज में सामान बनाने के लिए जब कच्चे मालों की ज़रूरत पड़ी, तो ब्रिटिशर्स का नज़र कहाँ पड़ा, जंगलों में। कहाँ, फिर वो जंगलों में जाने लगे कच्चे मालों के लिए। फिर उससे क्या, जंगली जनजातियों की क्या होने लगा, नुकसान होने लगा, परेशान होने लगे। तो इसी फेज में हम आगे देखते हैं कि देसी रियासत प्रिंसली एस्टेट वर्सेज ब्रिटिशर्स। आज हम देखेंगे क्या करेंगे, प्रिंसली एस्टेट वर्सेज ब्रिटिशर्स। तो चलिए देखते हैं। पहले हम आपको एक डायग्राम से अच्छा से समझाते हैं कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य का विस्तार हुआ, यानी वो अपने साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार करना चाहते हैं। तो चलिए एक डायग्राम लेते हैं। देखिए, पहले हम उठाते हैं इसमें से, बैक में हम आपको दिखाते हैं क्या क्या था। इसमें हम लिए थे क्या था, urban में क्या आएगा, देसी रियासत जमींदार पूंजीपति। तो आज का हम किसको लेते हैं, देसी रियासत को लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं आज, देसी रियासत को लेते हैं, और इसके बारे में फुल डिटेल्स हम लेंगे, ठीक है। इससे क्या रिलेटेड, देसी रियासत और ब्रिटिशर्स के बीच कैसा संबंध रहा, इस दोनों के बीच कैसा संबंध रहा, वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं देसी रियासत, प्रिंसली एस्टेट। चलिए, देसी रियासत प्रिंसली एस्टेट वर्सेज ब्रिटिशर्स। तो 1858 से पहले, ये इसका भी क्या करेंगे, इसका भी दो फेज लेंगे। ये देसी रियासत है, एक 1858 से पहले का, और फिर एक देसी रियासत क्या लेंगे 1858 के बाद का। 1858 के बाद को तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो जाएगा इंडिया में, समाप्त। और 1858 से किसका शासन स्टार्ट होगा, ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट होगा, विक्टोरिया की शासन स्टार्ट होगा। और 1858 में ही एक आएगा क्या,
विक्टोरिया डिक्लेरेशन आती है, विक्टोरिया की घोषणा आती है, यानी कि जिसमें विक्टोरिया घोषणा करती है कि ब्रिटेन यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन होता है उसका शासन इंडिया में सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों तक लगेगा जो ईस्ट इंडिया के अधीन। ये हम आपको बताएंगे, ये टॉपिक ही है, इसके बारे में उन्हें डिटेल्स नहीं करेंगे, आगे इसका स्लाइड लगा हुआ है। पहले हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया अपने साम्राज्य का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार किया। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार किया। अब देखिए ये गोल सर्कल जो हो, ये वाइट कलर का गोल सर्कल जो है, ये मानिए क्या, ये एक पूरा इंडिया है, क्या ये पूरा इंडिया है, ठीक है। तो पहले इंडिया में क्या था, 100% प्रिंसली स्टेट था, क्या था इंडिया में 100% प्रिंसली स्टेट। लेकिन अब ये जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी तो ये जीतेगी किसको, प्रिंसली स्टेट को ही ना जीतेगी। ये छोटे छोटे जो है, जो डिवाइड हम सब करके बनाए हुए हैं, देखिए ये क्या करेंगे, ये छोटे छोटे राज्यों को छोटे छोटे राजाओं को क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, जीतना स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, जीतना स्टार्ट करेंगे। तो और जीत के क्या करेंगे, इस पे अपना शासन स्थापित करेंगे। ये छोटे छोटे राज्य क्या करेंगे, जीत के अपना शासन स्थापित करेंगे। तो देखते हैं ये क्या करेंगे 1800 पहले, देखिए इसका देखिए ये वो फेज था, क्या था, ये वो फेज था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही थी, जिसका सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव किस पे पड़ा, प्रिंसली स्टेट पे पड़ा। क्यों पड़ा, क्योंकि वो प्रिंसली स्टेट पे ही अपना क्या करने लगा, शासन स्थापित करने लगा, अपना साम्राज्य विस्तार करने लगा। ये कब का है, 1858 से पहले का प्रिंसली स्टेट है, ठीक है। तो वो क्या करने लगा, प्रिंसली स्टेट पे कब्जा करने लगा, आक्रमण करके जीत लेता था उसको, उसके राजाओं को भगा देता था, उस पर अपना शासन क्या करने लगता था, कायम करने लगता था। जिससे अगर प्रिंसली स्टेट पर हम आक्रमण करते तो यानी कि ब्रिटिशर्स और प्रिंसली स्टेट के बीच क्या हो जाएगा, संबंध क्या हो जाएगा, अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। उसके संबंध अच्छे रहेंगे नहीं रहेंगे, तनावपूर्ण संबंध रहेंगे, यानी कि द्वेष भावना का संबंध रहेगा। तो इसी में क्या हो जाता है, ईस्ट इंडिया व प्रिंसली स्टेट के बीच क्या होंगे, तनावपूर्ण संबंध होंगे। अब तनावपूर्ण संबंध क्यों होंगे, क्यों, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पे क्या किया था, आक्रमण किया, अटैक किया, इसके पार्ट को यानी क्या करने लगे, विजय जीतने लगा, इस पे अपना वर्चस्व यानी कि अपना सत्ता लागू करने लगा। इसलिए प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिशर्स के बीच क्या हो गया, संबंध तनावपूर्ण हो गया। और फिर दूसरा क्या आता है 1858 के बाद, और फिर 1858 के बाद में हम देखते हैं क्या होगा, 1858 के बाद का सियासत क्या होगा। इससे पहले 1857 में ही क्या हो जाएगा, एक रिवॉल्ट हो जाएगा, क्या होगा, 1857 की क्रांति हो जाएगी। तो पहले तो हम 1857 की क्रांति पढ़ नहीं रहे, उस क्रांति को हम आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे, ठीक है। उसका 2 क्लास लगाएंगे क्रांति का, और पूरा किस प्रकार कारतूस में किस चीज़ का, गाय या सुगर का जो चमड़ी लगाया जाता था उसके बारे में पूरा अच्छा से बताएंगे। मंगल पांडे ने इस यानी कि रिवॉल्ट का क्या किया था, शुरुआत किया था। तो अभी चलिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं देसी रियासत यानी कि प्रिंसली स्टेट वर्सेस ब्रिटिशर्स। अब क्या ये फर्स्ट पेज हमने क्या किया है, देख चुका है, मैंने फर्स्ट पेज देख चुका। 1857 से पहले क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिससे प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिशर्स के बीच जो संबंध था वो क्या हो गया, तनावपूर्ण हो गया। लेकिन अब हम क्या चलेंगे 1858 के बाद। तो नेक्स्ट हम स्लाइड लेते हैं 1858 के बाद, प्रिंसली स्टेट वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1858 के ये क्या है, बाद है, ठीक है। तो 1857 में हमने क्या बोला था, एक रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है। 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ था, 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, ये रिवॉल्ट। इसके बाद क्या हो गया, ये रिवॉल्ट होने के बाद क्या हो गया, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। जब ये रिवॉल्ट हुआ था तो बहुत जगह बहुत सारे युद्ध, रिवॉल्ट क्रांति जब हुआ था ये क्या हो गया, इसके कारण इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब ईस्ट इंडिया का कंपनी का शासन समाप्त हुआ तो सारी सत्ता कहाँ चली गई, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी। फिर 1858 में ब्रिटिश क्राउन का शासन क्या हो गया, लागू हो गया। इंडिया में किसका शासन लागू हो गया, 1858 में ब्रिटिश क्राउन का शासन लागू हुआ, ठीक है। और 1858 में भी एक आया था विक्टोरिया डिक्लेरेशन, हम आपको बताए थे, डिक्लेरेशन मतलब घोषणा होता है। और विक्टोरिया क्या थी, इंग्लैंड की महारानी थी, कौन थी, इंग्लैंड की महारानी थी। तो विक्टोरिया का क्या आता है, घोषणा आता है। और इस घोषणा में देखिए क्या आता है ब्रिटिश क्राउन का शासन इंडिया में सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों तक लगेगा, यानी कि विक्टोरिया वहाँ अपने हाथों से लिखकर घोषणा देती है और बताती है इंडिया के बारे में, ब्रिटिश क्राउन का शासन इंडिया में सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों पर लगेगा जो इंडिया के अधीन थे,
जो ईस्ट इंडिया के अधीन थे, यानी कि जितना पे ईस्ट इंडिया अपना शासन कर रहा था, यानी कि 60% इंडिया पे किसका शासन था? ईस्ट इंडिया का था। और बाकी का जो बचा था 40% वो क्या थे? प्रिंसली एस्टेट थे। तो विक्टोरिया की घोषणा में क्या लिखा गया? ब्रिटिश क्राउन का शासन इंडिया के उन्हीं क्षेत्रों पे होगा जो ईस्ट इंडिया के अधीन थे। और फिर इसका दूसरा स्टेट, इसने दूसरी अपनी यानी कि अपने घोषणा में दूसरा बात क्या लिखा? इसके अलावा ब्रिटिश क्राउन का, यानी कि इसके अलावा ब्रिटिश क्राउन का भारत में, यानी कि इंडिया में, भारत में अपने शासन का विस्तार नहीं करेगा। यानी कि ये जो ईस्ट ब्रिटिश क्राउन है अब क्या करेगा? ये जो यानी 60% इससे भाग पहले ये रेंज जीत चुका है, अब ये क्या करेगा? इससे आगे यानी जो 40% जो भाग था इंडिया का प्रिंसली एस्टेट, अब उस पर क्या करेगा? ब्रिटिश क्राउन अपना कोई आक्रमण नहीं करेगा। क्या करेगा? आक्रमण नहीं करेगा, यानी कि विस्तार नहीं करेगा। इससे क्या हो गया? वो 40% जो प्रिंसली एस्टेट थे वो क्या होंगे? वो तो सेफ हो गए पूरा। वो अब उसके बीच क्या होगा? संबंध वो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि अब प्रिंसली एस्टेट 40% प्रिंसली एस्टेट को ये तसल्ली दिया गया है कि अब उस पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। और तीसरा ये इन्होंने देखिए महारानी विक्टोरिया की घोषणा में तीसरा बात क्या लिखे? तथा प्रिंसली एस्टेट के सम्मान, क्या? तथा प्रिंसली एस्टेट के सम्मान की सुरक्षा ठीक उसी तरह की जाएगी। क्या? ठीक उसी तरह की जाएगी जिस तरह ब्रिटिश क्राउन के सम्मान की सुरक्षा की जाती है। यानी कि जिस प्रकार ब्रिटिश क्राउन का सम्मान सुरक्षा किया जाता है, प्रिंसली एस्टेट का भी क्या होगा? उसी प्रकार सम्मान और सुरक्षा किया जाएगा। तो अब जब इतना होगा तो फिर हम 1858 में देखेंगे वो जो 40% यानी 600 देसी रियासतें, क्या थे? 600 देसी रियासतें। और उसके यानी कि अब यानी कि ब्रिटिशर्स, यानी क्या? ब्रिटिशर्स क्राउन और भारत में क्या करेगा? अपना शासन का विस्तार नहीं करेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा? ब्रिटिशर्स एवं प्रिंसली एस्टेट के बीच, यानी कि प्रिंसली एस्टेट देसी रियासत के बीच क्या होगा? संबंध बेहतर, अच्छा संबंध होगा। और अच्छा संबंध क्यों होगा ये हम आपको बता चुके हैं। क्योंकि ब्रिटिश यानी कि विक्टोरिया की घोषणा, विक्टोरिया डिक्लेरेशन में क्या लिखा गया है कि ब्रिटिश क्राउन का शासन अब इंडिया में क्या होगा? उन्हीं क्षेत्रों तक रहेगा जहां ईस्ट इंडिया के जो क्षेत्र ईस्ट इंडिया के अधीन थे। यानी कि जो प्रिंसली एस्टेट पहले से ही आज़ाद था उसमें क्या हो जाएगा? अब ब्रिटिश क्राउन अपना शासन नहीं करेगा। तो हम चलिए अब आगे देखते हैं और आगे क्या होता है, इसका रिलेशनशिप कैसा होता है। ये देखिए 1858 का ये इंडिया है, ठीक है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में कितना है? 60% भाग है। क्या? इस यानी कि कभी भी पूरा इंडिया गुलाम नहीं हुआ था। जो पूरा इंडिया था वो पूरा इंडिया गुलाम नहीं हुआ था। कुछ ऐसे स्टेट थे जो क्या थे? स्वतंत्र थे, वही प्रिंसली स्टेट कहलाते हैं, ठीक है। जो स्वतंत्र थे, ये 40% अभी भी क्या थे? स्वतंत्र थे। और 60% भी क्या था? ब्रिटिश क्राउन का शासन लग गया था। पहले ईस्ट इंडिया का शासन था, लेकिन जब 1857 में रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद ईस्ट इंडिया का शासन क्या हो गया? समाप्त हो गया। और सारी सत्ता कहाँ चल गई? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चल गई। और फिर 1858 से क्या स्टार्ट हो गया? ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट हो गया। और 1858 में विक्टोरिया डिस्क्लेरेशन आई। और विक्टोरिया की घोषणा में लिखा गया था कि ब्रिटिश क्राउन का शासन इंडिया के उन्हीं क्षेत्रों पे होगा जो ईस्ट इंडिया के अधीन थे, यानी कि पहले से उस पे ईस्ट इंडिया का शासन था। तो ये जब बोला गया कि 40% प्रिंसली एस्टेट पे जब ब्रिटिश क्राउन आक्रमण नहीं करेगा, उसका सुरक्षा करेगा, तो इससे क्या हो जाएगा? प्रिंसली एस्टेट क्या होगा? प्रिंसली एस्टेट वो, यानी कि ब्रिटिशर्स व प्रिंसली एस्टेट्स के बीच बेहतर संबंध, यानी कि बेटर रिलेशनशिप होंगे। क्या होंगे? बेटर रिलेशनशिप होंगे। लेकिन इसमें एक शर्त भी था। क्या था? एक शर्त भी था, रूल ऑफ सुप्रीमेसी। क्या था? रूल ऑफ सुप्रीमेसी। इसमें एक शर्त ये था कि इसके जो इंटरनल डिसीजन थे, क्या थे? इसके जो इंटरनल डिसीजन थे, प्रिंसली स्टेट के जो बीच जो थे, इसके आंतरिक मामले थे। आंतरिक मामले का तो यानी कि आंतरिक मामले का फैसला तो ये खुद कर सकता था, लेकिन इसके एक्सटर्नल मैटर, बाहरी मामले का फैसला कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन करेंगे। ये प्रिंसली स्टेट खुद नहीं कर सकते। तो बाहरी मामले में क्या क्या आता है? विदेशी संबंध आएगा, रक्षा आएगा, संचार आएगा। इसके जिम्मेवारी कौन लिए हैं? ब्रिटिश क्राउन। यानी ये जो प्रिंसली स्टेट है इंटरनल मैटर का ही, यानी कि इंटरनल मैटर का ही, यानी कि ये अपने इंटरनल मैटर पे ही क्या रहेगा? डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो ब्रिटिशर्स व प्रिंसली स्टेट के बीच संबंधों का निर्धारण, रिलेशनशिप, रूल ऑफ सुप्रीमेसी, ब्रिटिश सर्वोच्चता का नियम के आधार पर होगा। क्या होगा? ब्रिटिश
सर्वोच्चता का नियम के आधार पे होगा। अब देखिए ये प्रिंसली स्टेट, इसका इंटरनल मैटर, एक्सटर्नल मैटर, आंतरिक मामले, बाहरी मामले। अब प्रिंसली स्टेट अपनी इच्छा से डिसीजन लेगी, किस में ये अपनी इच्छा से डिसीजन लेगी? इंटरनल मैटर में लेगी। ये एक्सटर्नल मैटर में अपनी इच्छा से डिसीजन नहीं ले सकती है। एक्सटर्नल मैटर में कोई भी डिसीजन लेगा वो क्या करेगा? ब्रिटिश क्राउन लेगा। क्या करेगा? ब्रिटिश क्राउन लेगा। अब इसका दूसरा क्या है? ये इंडिपेंडेंट है, यानी स्वतंत्र है। किस में? इंटरनल मैटर में ये क्या है? प्रिंसली स्टेट स्वतंत्र है। और फिर इसका जो एक्सटर्नल मैटर है उसमें क्या है? ये प्रिंसली स्टेट ब्रिटिश क्राउन के ऊपर निर्भर, यानी कि डिपेंड रहेगी। यानी कि इसका एक्सटर्नल मैटर जितना भी है उसमें ये क्या रहेगी? ब्रिटिश क्राउन पे क्या रहेगी? डिपेंड रहेगी। अब इंटरनल मैटर में क्या आएगा? विदेश संबंध। क्या आएगा? विदेश संबंध, रक्षा, संचार, कम्युनिकेशन, ये सब क्या आएगा? एक्सटर्नल मैटर में। तो ये क्या करेगी? एक्सटर्नल मैटर क्या करेगी? इसका जो इंटरनल मैटर का कोई भी जो फैसला होगा, बाहरी मामले का कोई भी फैसला होगा, तो ये प्रिंसली स्टेट खुद नहीं लेगी। ये क्या करेगी? ब्रिटिश क्राउन पे डिपेंड करेगी, यानी कि उस पे आधारित रहेगी, निर्भर रहेगी। ब्रिटिश बाहरी मामलों का निर्णय कौन लेगा? ब्रिटिश क्राउन ही लेगा। ये क्या था? रूल ऑफ सुप्रीमेसी था। ठीक है, यही रूल था, यही शर्त था। तो इससे हम आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, बस थोड़ा ही सा और है, बस देख लीजिए। इस तरह प्रिंसली स्टेट, अब देखिए मेन टॉपिक आ रहा है, मेन तथ्य आ रहा है, कॉन्सेप्ट। इस तरह प्रिंसली स्टेट व ब्रिटिशर्स के बीच बेहतर रिलेशन बने रहेंगे। क्या होंगे? इस प्रकार प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिशर्स के बीच बेहतर रिलेशन बने रहेंगे। फिर 1927 यानी कि 1927 में जब साइमन कमीशन ने, यानी कि 1927 में जब साइमन कमीशन ने ऑल इंडिया फेडरेशन, क्या? ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ, इसका हिंदी क्या होता है? अखिल भारतीय संघ की बात कही, तब ये प्रिंसली स्टेट ब्रिटिश क्राउन से ऑल इंडिया फेडरेशन में अपनी भूमिका, रूल जानने की क्या कहेंगे? चेस्ट, यानी कि जानना चाहेंगे। ये अपना भूमिका जानना चाहेंगे। क्या चाहेंगे? जानना चाहेंगे। कब? 1927 ईस्वी में जब साइमन कमीशन ने ऑल इंडिया फेडरेशन की बात कही, तब ये प्रिंसली स्टेट ब्रिटिश क्राउन से ऑल इंडिया फेडरेशन में अपनी भूमिका, रूल को जानने चाहेंगे। इसी कड़ी में क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। और भारत सरकार अधिनियम 1935 को कॉन्स्टिट्यूशन में अगर जाएंगे, इसको संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट। भारत सरकार अधिनियम को संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। और संविधान के 75% हिस्से किससे लिए गए? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए। ठीक है, तो ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, तो थोड़ा बता दी। ठीक है, ये इसको याद रखिएगा। तो इसके द्वारा क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया गया। कौन से एक्ट के द्वारा? 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया गया। लेकिन प्रिंसली स्टेट ने इस फेडरेशन को स्वीकार नहीं किया। प्रिंसली स्टेट जो भी थे, इसने क्या किया? 40% जो प्रिंसली स्टेट थे, इस फेडरेशन को क्या किया? स्वीकार नहीं किया। स्वतंत्रता के बाद कई प्रिंसली स्टेट ने इंडिपेंडेंट होने की कोशिश की, यानी कि जब स्वतंत्रता 1947 में जब स्वतंत्रता मिली, तो जितने भी, यानी कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे जो क्या हुए? आज़ाद होने की, स्वतंत्रता यानी कि कोशिश की। यानी कि वो, अगर वो आज़ाद हो जाते आंतरिक मामले में, पहले से वो अपने डिसीजन ले रहे थे, अगर वो फिर स्वतंत्र हो जाते, वो बाहरी मामलों में क्या करते? वो खुद का डिसीजन लेते। तो इसको थोड़ा और है, थोड़ा देख लेते हैं इसको। हाँ, लेकिन क्या, देखिए आज़ाद होने की कोशिश की, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सरदार पटेल के प्रयासों से इन प्रिंसली स्टेट का विलय इंडिया में कर दिया गया। क्या कर दिया? पटेल के प्रयास से इसका विलय इंडिया में कर गया। वो इसके बदले में प्रिंसली स्टेट के राजाओं को प्रेवी परसेस दिए गए, यानी कि विशेषाधिकार, यानी कि 1 करोड़ रुपया देंगे तुमको सालियाना, या 2 करोड़ रुपया देंगे, या क्या होंगे? प्रिवेसी परसेस, यानी कि विशेषाधिकार दिए गए। लेकिन बाद में 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इन प्रिवेसी परसेस को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया? इस प्रिवेसी को समाप्त कर दिया गया।
तो ये था हमारा आज का फेज। इसी में हम आज जो आपको पढ़ाए हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीयों की प्रक्रिया, फाइनेंशियल इंपेरिज्म। इसमें जिस प्रकार से मैंने बताया है कि देसी रियासत और ब्रिटिशर्स के बीच क्या संबंध रहा है, किस प्रकार से तनावपूर्ण, कब उसके संबंध अच्छे रहे हैं। और आज का ये जो क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट है वो है क्या है, विक्टोरिया डिक्लेरेशन। ये पूछा जाता है कि विक्टोरिया डिक्लेरेशन कब आया था, तो ये 1858 में आया था, 1858 ईस्वी में आया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इंडिया में कब समाप्त हुआ, 1857 में। और ब्रिटिश क्राउन का शासन कब इंडिया में लागू हुआ, 1858 में। तो चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ धन्यवाद चाहता हूँ, और मैं अगले क्लास में मिलूँगा आपको लेके इसका सेकंड फेज जो था जमींदार, लैंड होल्डर, इसमें लेके मिलूँगा। जाते जाते मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।